या आज हमारा चैप्टर शुरू होगा प्रेशर। क्या हमने प्रेशर शुरू कर लिया था? प्रेशर के बारे में कुछ पढ़ लिया था थोड़ा बहुत? अच्छा, नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, आप पढ़ लेते हैं और बेहतरीन तरीके से प्रेशर चैप्टर को करेंगे। देखो, शुरू होता है आपका चैप्टर प्रेशर यानी कि दाब। देखो मित्र, अगर आप दाब की परिभाषा मुझसे जानना चाहते हैं तो दाब की परिभाषा निर्भर करती है कि आप किस तरह का दाब पूछ रहे हो। आप कहोगे मतलब ये कि आप मुझसे ठोस का दाब पूछ रहे हो, या मुझसे लिक्विड द्रव का दाब पूछ रहे हो, या मुझसे गैस का दाब पूछ रहे हो। आपका कहना होगा कि यार क्या मतलब, क्या तीनों की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, तीनों की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं, ठोस की भी, द्रव की भी और गैस की भी। देखिए, पहले ठोस का दाब पढ़ते हैं, सॉलिड का प्रेशर पढ़ते हैं। सॉलिड के प्रेशर का क्या मतलब होता है? देखो दोस्त, मान के चलो मेरे पास ये एक दीवार है, एक दीवार में मुझे कील ठोकनी है और मेरे पास कील हैं दो। एक कील तो ये है, ठीक है, और दूसरी कील जो है वो ये, इस तरीके से, ये दूसरी कील है, ठीक है। नंबर एक, नंबर दो, दोनों पर बल मैंने बराबर लगाया। यहां पर भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और यहां पर भी मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कौन सी कील ज्यादा गढ़ेगी बताओ? दीवार में कौन सी कील ज्यादा गढ़ेगी बताइए? हाँ जी, तो आपका कहना है कि भैया जी जो है 2 नंबर वाली कील ज़्यादा गढ़ेगी। अच्छा मुझे बताओ यार, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? यार बल तो दोनों पे बराबर लग रहा है, फोर्स तो दोनों पे बराबर लग रहा है। तो शायद आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि इसका जो एरिया है, वो क्षेत्रफल जो है वो कम है, और इसका जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है। तो देखो, किसी भी चीज़ को गाढ़ने में, अंदर धसाने में, पेनिट्रेट कराने में फोर्स से ज़्यादा एरिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप मेरी इस बात से सहमत हो कि भाई फोर्स तो आप कम ज़्यादा कर लो, लेकिन सारा खेल ही एरिया का है, सारा खेल ही क्षेत्रफल का है। मतलब अगर आप कम क्षेत्रफल करेंगे तो वो चीज़ें ज़्यादा अंदर तक गढ़ जाएंगी, अगर आप एरिया को कम करेंगे तो वो पेनिट्रेट ज़्यादा अंदर तक हो जाएंगी। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सखा, ये अंदर गढ़ने वाली जो फीलिंग है, ये अंदर गढ़ने वाली जो राशि है, ये अंदर गढ़ने वाली जो भावना है, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, यानी कि दाब कहते हैं। तो आपको आज से पहले शायद दाब और बल के बीच में एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस ना पता लगता हो, लेकिन अब आप बहुत अच्छे से जान के रखना। भाई बल क्या है? बल तो एक तरह का धक्का है किसी भी चीज पर, लेकिन प्रेशर क्या है? प्रेशर है उस चीज के गढ़ जाने की भावना, उस चीज के पेनिट्रेट होने की कोशिश, किसी चीज में अंदर धस जाने की कोशिश ही प्रेशर है, यानी कि दाब है। ठीक है, अब देखिए दाब जो है दो चीजों पर निर्भर करता है। ये सॉलिड का प्रेशर है, तो सॉलिड का प्रेशर दो चीजों पर निर्भर करता है दोस्त। अगर आप लिखोगे प्रेशर, तो ये निर्भर करता है फोर्स पर और एरिया पर, है ना। हालांकि देखो, अगर आप कम फोर्स लगाओगे तो कम गढ़ेगा, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा गढ़ेगा। यानी कि मैं ये देखता हूं कि भाई प्रेशर का फोर्स के साथ तो सीधा संबंध है। अगर फोर्स कम लगाओगे कम गढ़ेगा, ज्यादा लगाओगे ज्यादा गढ़ेगा। तो हम प्रेशर और फोर्स का तो सीधा संबंध लिखते हैं, लेकिन एरिया कम होने पर प्रेशर ज्यादा लगता है, एरिया ज्यादा होने पर प्रेशर कम लगता है। यानी प्रेशर और एरिया का उल्टा संबंध है, तो प्रेशर और एरिया का हमने यहाँ पर उल्टा संबंध लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बनकर तैयार कि P बराबर F बटे A। और इसमें जब हम ये कहते हैं कि अगर मान लो दो केस हैं और दोनों में फोर्स बराबर है, फोर्स कैसा है? बराबर है, तो हम क्या कहते हैं? P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। कि भाई P जो है वो A के व्युत्क्रमानुपाती है, प्रेशर जो है A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है सिंपल कि भैया जी अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, और अगर आप एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। बोलो जल्दी से। हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ जाती है कि प्रेशर और एरिया जो है वो एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, प्रेशर और एरिया एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। फटाफट से थम्स अप करो, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब आप मुझसे पूछोगे इसकी परिभाषा। देखो, जब भी इस तरह से परिभाषाएं लिखी जाती हैं तो आप या तो ऐसे कह दो कि भाई बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आप इस तरीके से भी कह सकते हो, तो इसकी डेफिनेशन आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। अच्छा, उसके बाद आ जाइए दोस्त, आपसे और क्या पूछा जाएगा? भाई वही इसका मात्रक, इसकी यूनिट, तो साथ ही यूनिट हो जाएगी, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसको हम न्यूटन मीटर की पावर -2 भी कह सकते हैं। ये तो कहाँ से बन गई है? फॉर्मूले से, सूत्र से। ये सब मैंने लिख दिया है पीडीएफ में, है ना। अगर आप ऐसा यूनिट देखोगे तो ऐसा यूनिट होती है पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं।
ठीक, बहुत बढ़िया। कैसी राशि है भैया जी? ये ना एक अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आपने ना इसके और भी कई मात्रक पढ़े होंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा बार, आपने टॉर पढ़ा होगा, आपने वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा होगा, तो वो भी सारे इसके मात्रक हैं। लेकिन देखो, आपको ये सोचना चाहिए कि यार जब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल थे, चलो ये तो समझ आता है भाई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सूत्र से है और ऐसा ही मात्रक पास्कल है। इतने ही मात्रक होते हैं हर किसी राशि के, ज़्यादा से ज़्यादा सीजीएस मात्रक हो सकता है। लेकिन फिर किसके इतने सारे मात्रक क्यों बनते हैं? तो हमें रटना नहीं चाहिए, हमें जरा इस बात की गहराई पे जाना चाहिए कि वो मात्रक क्यों बने, कहाँ से आए वो मात्रक। तो देखो, आप क्या गड़बड़ करते हो कि सारे मात्रकों को एक जगह पढ़ लेते हो, लेकिन नहीं, हम सारे मात्रकों को एक जगह नहीं पढ़ेंगे। जो जहाँ जैसा आएगा, जैसी जिसकी ज़रूरत है, वैसा वैसा उसे पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, मैं बताऊंगा कहाँ पढ़ेंगे उन्हें। अभी के लिए इतना थम्स अप करिए कि हाँ जी भैया ठीक है, मुझे ये बात समझ में आ गई है कि क्या होता है सॉलिड का प्रेशर, क्या होता है ठोसों का दाब। फटाफट से बताइए। भैया नोट्स वोट्स में बाद में लिख लेना आप आराम से, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ नोट करने का समय दूंगा या मैं नोट करूंगा डबल लैंग्वेज में, तो मान लो कि वो टाइम की बहुत सारी वेस्टेज है। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि प्रेशर का ना बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है, दाब का बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होता है। कैसे इस्तेमाल होता है? एक तो यही इस्तेमाल है, आपने देखा होगा कि कील जो है वो नुकीली बनाई जाती है। भाई क्यों नुकीली बनाई जाती है? ताकि आराम से गढ़ जाए। आराम का मतलब कम बल पर गढ़ जाए। आप इसको जितना ज़्यादा नुकीला बनाओगे, ये उतने कम बल पर गढ़ जाएगी, लेकिन एक ज़्यादा लिमिट से पतला भी नहीं कर सकते, पता चला फिर टूट ही जाए। गढ़ने की बजाय वो इतनी हल्की हो जाए, इतनी कमज़ोर हो जाए सामने से कि टूट जाए। तो आप ये देखो, एक दिमाग में ये इमेज बनाओ कि भाई देखो ऐसा है, प्रेशर क्या है? गढ़ना, किसी चीज़ का अंदर धस जाना। जहाँ पर मैं खुद से चाहूँगा कि चीज़ें अंदर धस जाएँ, वहाँ पर मैं एरिया को कम कर दूँगा, क्षेत्रफल को कम कर दूँगा। जैसे मैंने कील को नुकीला बना दिया। अच्छा मुझे बताइए, चाकू से जब मैं फल काटता हूँ, तो मैं क्या चाहता हूँ कि चाकू अंदर धस जाए या नहीं धस जाए? मैं बिल्कुल चाहता हूँगा कि चाकू अंदर धस जाए। इसलिए मैं चाकू की धार को कैसा बनाता हूँ? बहुत पतला बनाता हूँ, बहुत नुकीला बनाता हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपसे ट्रेन की पटरियों के बारे में, तो ये है ट्रेन की पटरियाँ, ये रेल है लोहे की मेन। क्या मैं ये चाहूँगा कि जब इन पर रेलगाड़ी आए तो ये नीचे धँस जाए और ट्रेन जो है वो पूरी की पूरी नीचे धँस जाए? मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं उस धँसने से बचाना चाहता हूँ। मतलब मैं नहीं चाहता कि चीज़ें धँसें, मतलब मैं नहीं चाहता कि प्रेशर ज़्यादा लगे, मैं चाहता हूँ प्रेशर कम लगे, यहाँ पर दाब कम लगे। और दाब कम लगने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एरिया बड़ा बनाना पड़ेगा। अब देखो, या तो तुम ऐसा करो कि इन पटरियों को ही बहुत बड़ा-बड़ा बना दो, लोहे की पटरियों को, लेकिन उससे तो बात बनेगी नहीं, फिर ट्रेन के टायर बहुत बड़े बनाने पड़ेंगे और सब खत्म हो जाएगा, स्पीड मिलेगी ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पटरियों के नीचे सीमेंट के या लकड़ी के ऐसे-ऐसे खंभे डाल देता हूँ। इनको बोलते हैं स्लीपर, यहाँ मैंने लिख दिया है। इनको बोलते हैं हम स्लीपर। और स्लीपर क्या करते हैं कि एरिया को बढ़ा देते हैं, ये क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि प्रेशर घट जाता है। तो मतलब ये ऐसी बात हो गई, साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर बोझ उठाना, कि भैया जी तुम हमारा हाथ बढ़ाओ और मिलकर बोझ उठाते हैं। तो ये बात ज़रा आपको समझ में आ गई कि जहाँ पर चाहिए भाई प्रेशर ज़्यादा करना है, एरिया को कम कर दो। और जहाँ पर चाहिए कि भैया प्रेशर को कम करना है, तो एरिया को ज़्यादा कर दो। और जहाँ चाहिए प्रेशर ज़्यादा करना है, एरिया कम कर दो। खत्म कहानी, बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसीलिए जो है रेलवे ट्रैक पर लकड़ी सीमेंट के स्लीपर बिछाए जाते हैं और कीलें जो है वो नुकीली बनाई जाती हैं। तो भैया ये हो गया आपका सॉलिड का प्रेशर। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। जल्दी से बताइए। हाँ जी भैया जी, हमको समझ में आ चुका है बात आपका कि भैया सॉलिड का प्रेशर क्या होता है, ठोस का प्रेशर क्या होता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब चलते हैं लिक्विड के प्रेशर की तरफ, द्रव के दाब की तरफ। और द्रव का दाब क्या होता है? क्या जिस तरीके से ठोस का प्रेशर नाप सकते हो आप, क्या उसी तरीके से सॉलिड का प्रेशर नाप सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। P बराबर F/A सॉलिड के लिए होता है, ठोस के लिए होता है। द्रव यानी कि लिक्विड के लिए ये सूत्र नहीं होता है। तो भैया इसके लिए क्या होता है, आओ समझें। पहले लिक्विड के प्रेशर को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, एक राशि समझनी पड़ेगी, जिसका नाम है घनत्व यानी कि डेंसिटी। और यूं तो डेंसिटी को हम कई जगह डी से भी दिखाते हैं, बट यहाँ डी से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि डी से इस चैप्टर में हम गहराई को दिखा लेते हैं। तो फिर गहराई को भी डी से, घनत्व को भी डी से, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम डेंसिटी को एक नए प्रतीक से दिखाते हैं, जिसका नाम है रो। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ऑफिशियली है कि हाँ भाई रो से सिंबल डेंसिटी को दिखाया जाता है, घनत्व को दिखाया जाता है। अब देखो भैया, घनत्व क्या है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि पानी ज़्यादा भारी है या शहद ज़्यादा भारी है? बताइए, एक सेकंड में यूं समझ में आ जाएगा आपको घनत्व यानी डेंसिटी। पानी ज़्यादा भारी है या शहद ज़्यादा भारी है? बताओ। लिक्विड्स में ही देख लेते हैं कि
भैया पानी भारी है, भैया पानी भारी है, क्योंकि भैया पानी जो है चिपचिपा होता है। मैं तो जैसे ही पानी उठाऊं तो यूं मान लो कि मेरे हाथों पे चिपक जाए। अरे शहद ज्यादा भारी है यार, पानी भारी नहीं होता है, शहद भारी है भाई। तो ये जो भारीपन होता है ना लिक्विड्स का, यही डेंसिटी कहलाता है, एक तरह से यही घनत्व कहलाता है। घनत्व का बड़ा सिंपल मीनिंग है, आपने अगर ज्योग्राफी में कभी पढ़ा हो भाई, घने जंगल। घने जंगलों का मतलब क्या होता है कि एक निश्चित जगह पर जो पेड़ हैं वो नजदीक नजदीक हैं, यही तो मतलब है। तो जब हम किसी भी चीज के घनेपन की बात कर रहे होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि एक निश्चित जगह में उस वस्तु की संख्या ज्यादा है ना। अब घनत्व में हम क्या देख रहे होते हैं, बेसिकली हम घनत्व में ये देख रहे होते हैं कि मैं क्या करता हूं, एक बर्तन बनाता हूं और उस बर्तन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी को मैं 1-1 मीटर रखता हूं। ठीक है, मैं एक बर्तन बनाता हूं और उस बर्तन की लंबाई भी 1 मीटर है, चौड़ाई भी 1 मीटर है, ऊंचाई भी 1 मीटर है। तो मुझे आप इसका आयतन बताओ भाई। मान लो आयतन हो जाएगा इसका 1 × 1 × 1, आपने पढ़ा हो तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 1 मीटर क्यूब। अब इसमें आयतन हो जाएगा 1 मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब मैं इसमें लिक्विड भर के देखता हूं, वाटर। जब मैंने इसको पूरा का पूरा पानी से भरा तो मैंने देखा पानी आया 1000 किलो। ठीक है, मैं लिख लेता हूं यहाँ, वाटर आया आपका 1000 किलो, किसमें, 1 मीटर क्यूब में। अगर मैं यहाँ शहद भर के देखता हूँ, हनी भर के देखता हूँ, तो शहद आएगा 2000 किलो इसी बर्तन में, 1 मीटर क्यूब में। अगर मैं लोहा भर के देखता हूँ, अगर मैं आयरन भर के देखता हूँ इसमें, तो आयरन आएगा 8000 किलो, किसमें, इसी में, 1 मीटर क्यूब में। अगर मैं इसी में पारा भर के देखता हूँ, मरकरी भर के देखता हूँ, मरकरी एक केमिकल है, तो मरकरी आएगा 13600 किलो, किसमें, इसी 1 मीटर क्यूब में। तो 1 मीटर क्यूब आयतन में, 1 मीटर क्यूब आयतन में किसी वस्तु का जितना द्रव्यमान समा सकता है, किसी वस्तु का जितना मास समा सकता है, उसी को हम उसका घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। यानी कि अगर आप पानी की डेंसिटी मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा पानी की डेंसिटी होती है भाई 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर आप शहद की पूछोगे तो ये हो जाएगी 2000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर आप लोहे की पूछोगे तो ये हो जाएगी 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और पारे की हो जाएगी 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब में किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान आ सकता है। यानी कि एक निश्चित आयतन में, मैं यही तो देख रहा हूं यहां पर, एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित वॉल्यूम में किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान आ सकता है, कितना मास आ सकता है, इसी चीज को मैंने क्या बोल दिया, डेंसिटी बोल दिया, घनत्व बोल दिया। तो भाई वस्तु का, उसी वस्तु का तो ज्यादा द्रव्यमान आएगा, उसी वस्तु का तो ज्यादा मास आएगा जिसका घनापन ज्यादा होगा। आप देखो ना, लोहे का घनापन पानी से बहुत ज्यादा है, इसलिए लोहा जो है वो ज्यादा आ रहा है पानी से। तो फटाफट से बताओ, हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि घनत्व का मतलब क्या होता है कि भाई किसी वस्तु का कितना मास आ जाएगा, कितना द्रव्यमान आ जाएगा एक एक निश्चित आयतन में, एक निश्चित वॉल्यूम में। अब इसको अगर आप फॉर्मूले से पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़िए कि भाई घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। आप फॉर्मूले से पढ़ना चाहें तो ऐसे पढ़ लो, और अगर आप फील करके पढ़ना चाहें, भावनाओं से पढ़ना चाहें, तो आप ऐसे पढ़ो कि भाई ये जो है ना घनापन है, बगैर फॉर्मूले के पढ़ना चाहो। देखो फिजिक्स असल में कभी फॉर्मूले से नहीं सीखी जा सकती, फिजिक्स एक फील करने वाला विषय है। अगर आप चाहते हैं कि घनत्व केवल किसी को मैं ये रटवा दूं द्रव्यमान बटे आयतन, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, उसके सामने घनत्व रख दो पता ही नहीं चलेगा। फिजिक्स पढ़ने का मतलब होता है आपको ये पता लगे, अच्छा भाई किसी वस्तु के ना घनेपन को घनत्व कहते हैं। आप किसी परिभाषा के बगैर चीजों की भावनाओं को समझें, दैट इज द फिजिक्स। जैसे क्या हमें प्रेशर ऐसे समझ में आ जाएगा कि P बराबर F बटे, किसी को समझाना चाहो तो, या ये तरीका अच्छा है कि भाई गढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो फिजिक्स है, वो घनत्व है, वो दाब है, ऐसे समझा करो चीजों को, है ना भाई, क्लियर है सभी को। चलो, तो आपको इसमें से कितना याद करना है, आपको ये कहानी याद नहीं करनी है, मैंने आगे लिख दिया है ये डेंसिटी के बारे में, ये रहा। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भाई डेंसिटी की परिभाषा है एक निश्चित आयतन में समा सकने वाले द्रव्यमान की माप। सूत्र क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे यहाँ आएगा आयतन, ठीक है। और मात्रक केजी पर मीटर क्यूब है, ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख देगा केजी मीटर की पावर -3, और कैसी है, अदिश राशि है। आपको वो संख्याएं याद नहीं करनी है कि 1000 होता है, 8000 होता है, वो तो मैंने फील कराने के लिए लिखा कि किसका घनत्व ज्यादा होता है, किसका घनत्व कम होता है, ये याद नहीं करनी है, ठीक है। तो याद नहीं करना है, इसके लिए मैंने ये टिक लगा दिया है। अब देखो एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए अगर मुझे
मान लो लोहे का घनत्व बताना है, तो मैं क्या बताऊंगा कि भाई लोहे का घनत्व जो है ना वो 8000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि भैया जी इसका मतलब है 1 मीटर क्यूब में 8000 किलो लोहा आता है। सर क्लास में थोड़ा पॉलिटिक्स हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो भैया, पॉलिटिक्स करने वाले कतई नहीं पढ़ रहे हैं, उनको देखने वाले तो और बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उनको इग्नोर करने वाले। इस दुनिया में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इस दुनिया में आपको भटकाव बहुत मिलेगा, और कुछ मुद्दे तो ऐसे बना दिए हैं प्रकृति ने कि वो बनाई ही भटकाव के लिए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा मुद्दा है पॉलिटिक्स, राजनीति। अच्छी चीज है, पर जब तक, ये तो आचार्य चाणक्य जी ने भी कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे तब तक नहीं बदलाव संभव है। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि वर्तमान के स्तर पर इंडिया की पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो चुकी है, इतनी बेकार हो चुकी है कि उसमें मतलब अभी तो फिलहाल का वर्तमान सिनेरियो ये है कि आप महान चालबाज, महान गलत सोचने वाले, किसी का बुरा कर सकते हो, बुरा करके दिल पे कोई दर्द ना हो, तो आप पॉलिटिक्स के लायक हैं। अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत है, आपके अंदर जरा सी भी मानवता है, तो आप शायद अभी वर्तमान की पॉलिटिक्स के लिए तो नहीं बने। हाँ, ऐसा हो जाए कि बहुत सारे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएं और हर स्तर पर ये सुधर जाए, तब तो भले ही हम सबके लिए, आप सबके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए पॉलिटिक्स हो जाएगी। लेकिन वर्तमान की पॉलिटिक्स तो फिलहाल ऐसी ही है कि भैया जी आप अगर महान झूठ बोल सकते हैं, एक नंबर झूठिया आदमी है, तो फिर आप पॉलिटिक्स में चले जाइए। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें हमेशा भटकाव वाली होती हैं, जैसे अपोजिट जेंडर की बात आप कर लीजिए, कुछ भी है, तो आप उन पर कितना ध्यान देते हैं। मैंने कहा था ना, जिंदगी किसका नाम है, लाइफ एक संपूर्ण नियंत्रण का नाम है, जिंदगी एक टोटल नियंत्रण का नाम है। इतना नियंत्रण आप स्वयं पर रख पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पॉलिटिक्स में मत जाइए या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट मत लीजिए, जरूर लीजिए, ऑब्जर्व करिए, हमारा देश की नींव है वो, जरूर हमें उसे देखना चाहिए। लेकिन वर्तमान सिनेरियो में किसी से बहस करने से बचो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके मामले में नॉलेज रखिए, लेकिन किसी से ये बहस करना कि वो नेता अच्छा है, ये नेता बुरा है, ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी बुरी है, उससे आपका, आपके कहने से कुछ नहीं हो जाता। वो पार्टी जैसी है, वो नेता जैसा है, वो वैसा ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मौका अगर पड़ा तो वो आप जिस पार्टी के लिए, जिस नेता के लिए लड़ रहे हो, वो सेकंडों में यूं बदल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप उसके लिए एटलीस्ट मत लड़िए आपस में, ठीक है भाई। चलो, तो मैंने कहा साथी कि अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि भाई लोहे का घनत्व कितना है, तो आप कहोगे भैया जी 8000 केजी पर मीटर क्यूब लोहे का घनत्व है। ठीक है, अच्छा चलिए, देखो क्या ऐसे कह सकता हूं मैं कि भाई जैसे जल का घनत्व है 1000, लोहे का है 8000, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि लोहा जो है वो जल से 8 गुना भारी है? क्या ऐसा मैं कह सकता हूं, बताओ जरा, क्या लोहा जो है वो जल से 8 गुना भारी है? फटाफट से बताइए कि भैया जी लोहा जो है वो जल से 8 गुना भारी है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि शहद जो है वो जल से 2 गुना भारी है। शहद कितना भारी है? शहद जल से 2 गुना भारी है, कह सकता हूं बिल्कुल। या जल से मैं तुलना करूं पारे की, तो पारा जो है वो 13.6 गुना भारी है। यानी कि देखो, हर चीज के घनत्व बताने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे आपके पिताजी के, आपके कम नंबर आने पे बचपन में बेइज्जती करने के दो तरीके होते थे। आपके पिताजी पूछते थे, हाँ भैया कितने नंबर आए, तो तुम कहते थे 50 नंबर आए, 50। तुम्हारे पिताजी कहेंगे, ए खुल्ले 50 ही नंबर लाया, 100 में से 50 कोई नंबर होते हैं, टॉपर के कितने नंबर आए थे? तुम कहोगे भैया पापा जी टॉपर के तो 100 आए थे। तो वो कहेंगे, अरे मूर्ख तेरे तो कुल आधे ही नंबर आए। तो या तो आप किसी भी वस्तु के बारे में केवल उसी के बारे में बात कर लो, या किसी से तुलना करके कर लो। तो घनत्व में भी ऐसा ही है, या तो आप किसी वस्तु का घनत्व एकल बता लो, एकल का मतलब केवल उसी का बता लो, या तुलना करके बता लो। लेकिन तुलना भैया ऐसा थोड़ी है कि आपके पिताजी आपके दोस्त से कर देंगे जिसके 25 नंबर आए। मान लो किसी के 25 नंबर आए, तो पिताजी आपकी पीठ थपथपाएंगे, भाई वाह तेरे तो यार अपने दोस्त से डबल नंबर आए हैं। अरे डबल नंबर, वो तो यार और भी गधा है, उससे तो कभी तुलना नहीं होगी। तो तुलना जो है वो होती है किसी बेस आधार से, और नंबरों के मामले में टॉपर होता है। तो हमारे यहाँ का टॉपर कौन है? पानी। क्योंकि पानी का घनत्व ना 1000 है, इससे तुलना करना बड़ा आसान है। मतलब 1000 एक ऐसा नंबर है ना जिससे कंपैरिजन करना बड़ा आसान है कि 8000 है तो 8 गुना, 2000 है तो 2 गुना। इसलिए जब आप किसी भी घनत्व की तुलना पानी से करते हैं, तो आप उसको कहते हो आपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व। ठीक है, क्या कहते हो उसको? एक तो होता है सिंपल घनत्व, एक होता है आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि आप ऊपर तो रख दो उसमें वस्तु का घनत्व, जिस भी वस्तु का घनत्व आपको निकालना है, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और नीचे रख दो
वस्तु का घनत्व हो गया, नीचे रख दो जल का घनत्व, जल का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है भाई, जैसे मान लो भाई वस्तु का घनत्व मतलब मान लो आपको लोहे का आपेक्षिक घनत्व निकालना है, तो लोहे का होता है 8000 kg पर मीटर क्यूब, और नीचे फिक्स है जल का ही रहेगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। मात्रक से मात्रक कट जाएगा, 1000 से ये तो 8 बार आ जाएगा। ठीक, अब सवाल आएगा मतलब लोहे का आपेक्षिक घनत्व 8 है, इस बात का मतलब क्या है कि लोहा जल से 8 गुना भारी है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बताइए आपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व का मतलब इसका मात्रक क्या होता है। तो जरा बताइए इसका मात्रक क्या होगा। क्या आपेक्षिक या सापेक्षिक रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट भी हम kg पर मीटर क्यूब भी कर सकते हैं। साइंस 2-3 क्वेश्चन के लिए, कहाँ 2-3 क्वेश्चन आते भाई, ग्रुप डी में हो पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्त, है ना। हाँ, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो आप कहोगे कि भैया जी kg पर मीटर क्यूब से kg पर मीटर क्यूब कट जाता है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि आप कहोगे नो यूनिट, इसका कोई मात्रक नहीं, यानी कि ये मात्रकहीन होती है, नो यूनिट। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो घनत्व का मात्रक होता है kg पर मीटर क्यूब, लेकिन आपेक्षिक या सापेक्षिक का कोई घनत्व का मात्रक नहीं होता। चलो अब लौट कर चलते हैं जहां से हमने शुरू करना चाहा था, और हमने शुरू करना चाहा था कि द्रव का दाब, और द्रव के दाब में हमने डेंसिटी पढ़ ली थी, वो जरूरी था। अब आपको समझ में आ जाएगा द्रव का दाब। देखिए अगर मान लीजिए ये एक बर्तन है, ये गिलास है, और मान लो इसमें पानी भरा हुआ है, ये बर्तन है, ये गिलास है, और इसमें किसी डी गहराई तक पानी भरा हुआ है, डी डेप्थ तक पानी भरा हुआ है, जिसकी जो डेंसिटी है, जिसका घनत्व, या मान लो कोई लिक्विड भरा हुआ है, मैं क्यों कहूँ पानी भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो डेंसिटी को हमने मान लिया रो, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू है जी। अब आप अगर जैसे मान लो एक गिलास है, ठीक, मुझसे पूछे भैया इस गिलास की तली पर मुझे द्रव का दाब निकाल कर बताइए, प्रेशर निकाल के बताइए। तो देखो साथी प्रेशर कैसे निकालोगे, इसमें आप अगर आपको प्रेशर निकालना है तो यहाँ P बराबर F/A मत लगाओ। लिक्विड के लिए प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि भाई उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी गहराई कितनी है द्रव की, और जी की वैल्यू कितनी है, रो डी जी, इसके इन तीनों पैरामीटर्स की गुणा कर दो तो आपको प्रेशर मिल जाएगा। बोलो क्लियर है, रो डी जी। फटाफट से बताइए कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि प्रेशर का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी जगह हम इसको एच भी पढ़ते हैं। अब देखो एच कहाँ पर पढ़ते हैं हम, जहां पर हम घनत्व को एच कहते हो, डी कहते हैं, और गहराई को एच से दिखाते हैं, और इसको जी से, तो एच डी जी ऐसे भी पढ़ लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखो गहराई को एच से दिखाना मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता, समझ में नहीं आता कि गहराई फिर एच, एच तो ऊंचाई होती है ना, तो जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो इसी डी को हम एच कह देते हैं, भाई ये गहराई के लिए हो गया। अगर कोई कहे ऊंचाई तो रो जी और डी की जगह हम एच कह देते हैं, फिर वो इस तरीके से बन जाता है। तो बात है तो सब एक ही है, बात है कुछ भी अलग अलग थोड़ी है, सब कुछ एक है। तो या तो आप कहिए रो डी जी या आप कहिए रो जी एच, सब एक ही चीज़ है, बस याद रखना कि गहराई है या फिर ऊंचाई है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर का यूनिट क्या बनेगी, देखो मात्रक की एक सबसे खास बात होती है कि आप उसको किसी भी तरह के फॉर्मूले से निकालो वो सेम होगा, तो इसका भी सूत्र से बनने वाला पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही आएगा, और ऐसा ही मात्रक पास्कल ही होगा, बड़ी यहाँ कोई अलग बात नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ दोस्त कि मान लो अभी आपका बर्तन ऐसा है, ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसी बर्तन को सेम इसी लिक्विड के साथ, इसी ऊंचाई के साथ, अगर मान लीजिए कि मैं इसके एरिया को कम कर दूं, तो बताइए प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा यहाँ की तुलना में। मतलब अब मैंने क्या कर दिया, एरिया को कम कर दिया, तो बताओ प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, दाब पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए जल्दी से। बहुत शानदार। तो कुछ साथियों को लगता है कि भाई सिंपल सी बात है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एरिया का प्रेशर के साथ उल्टा संबंध चलता है। चलो ठीक है, उन्होंने कम से कम ये दिमाग तो लगाया कि एरिया और प्रेशर का उल्टा संबंध चलता है। जो ये कह रहे हैं एरिया कम होने से प्रेशर कम होगा, वो कौन सा दिमाग लगा रहे हैं। मतलब जब हम किसी बात को कहते हैं तो कुछ लॉजिक सोचते हैं, कोई सूत्र लगाते हैं, कोई कंसेप्ट लगाते हैं, या बस ऐसे घट 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 बढ़ेगा, या ऐसे उत्तर देते हैं बड़गट 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 घट 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 घट, मतलब एक बात पे जहाँ के रुके वही उत्तर हो गया है। अभी जो ये कह रहे हो कि प्रेशर घटेगा, वो कौन सा सूत्र लगा रहे हैं मुझे ये बताओ। अच्छा खैर वो तो बिल्कुल ही गलत है जो कह रहे हैं
कि भैया जी प्रेशर जो है वो घटेगा, उनके पास तो कोई सूत्र नहीं है। अच्छा, जो ये भी कह रहे हैं कि प्रेशर बढ़ेगा, वो सूत्र सोच रहे हैं P बराबर F/A। भाई यही सूत्र तो लगा रहे हो आप कि भैया जी अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अरे मेरे लाल मिट्टी के हो, मैंने आपको ये समझाया है कि भैया जी ये साइलिड का फॉर्मूला होता है, ये ठोस का फॉर्मूला होता है, ये ठोस के दाब का फॉर्मूला है, ये सॉलिड के प्रेशर का फॉर्मूला है महाराज। इसको लिक्विड में काहे ठोक रहे हो भाई? लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला है रो डी जी, ये मान लो अभी के लिए। यहां से यहां आने में इनमें से कौन सी चीज बदली? देखो, यहां से आप यहां आए, क्या ऐसा है कि पानी का शहद बन जाएगा? बर्तन को पतला करने पर पानी लोहा बन जाएगा? ऐसा तो है नहीं, पानी तो पानी रहेगा, और पानी जब तक पानी रहेगा उसकी डेंसिटी उतनी ही रहेगी। क्या गहराई बदली है? नहीं यार। क्या जी की वैल्यू बदली है? क्या ऐसा हो जाएगा कि इसको दबा दोगे तो विषुवत रेखा पे हो, फिर पोल्स पे पहुंच जाओगे, ध्रुवों पे पहुंच जाओगे, जो जी का मान बदलेगा? अरे नहीं यार, जब कुछ भी नहीं बदला तो प्रेशर कैसे बदल जाएगा? नहीं बदलता है। यानी कि एरिया बदलने पे लिक्विड के प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, याद रखोगे। ठोस के प्रेशर को पढ़ सकता है, सॉलिड के प्रेशर को पढ़ सकता है, लेकिन लिक्विड के प्रेशर को एरिया बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज मैंने वहां लिख दी है। तो ये हो गया भैया जी लिक्विड का प्रेशर, द्रव का दाब। बोलो क्लियर है, सबको समझ में आया कि हाँ जी भैया ठीक है, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब बात आती है कि लिक्विड का प्रेशर किस चीज पर निर्भर करता है। देखो भाई, लिक्विड का प्रेशर निर्भर करता है पानी के लिक्विड के घनत्व पर, लिक्विड की डेंसिटी पर। डेंसिटी बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी घटाओगे प्रेशर घटेगा। ये डिपेंड करता है गहराई पर, गहराई की बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, गहराई घटाओगे प्रेशर घटेगा। ये डिपेंड करता है जी पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। आइए आपको बात समझ में? हाँ बिल्कुल, आपको ऐसे ही याद रखना है। पतला करने से हाइट कैसे बढ़ जाएगा? मैं तो कह रहा हूँ हाइट वही की वही रखी है मैंने, हाइट नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं। तो प्रेशर जो है लिक्विड का, वो किस किस चीज पर निर्भर करता है? वो घनत्व पर निर्भर करता है, वो गहराई पर निर्भर करता है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तीन चीजों पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर नहीं करता है। चलिए ठीक है, यहां तक भी मुझे भैया आपकी बात समझ में आ जाती है। अब देखो, एक बहुत प्यारा सा और शानदार सा नियम हम लेकर आते हैं जिसका नाम है पास्कल का नियम। एक बहुत टॉप का नियम। क्या नियम है पास्कल साहब का? देखो, पास्कल साहब कहते हैं दोस्त कि अगर किसी बर्तन में मान लीजिए लिक्विड भरा हुआ है इस तरीके से, और आप इसमें कोई वस्तु लेकर जाते हैं, ये वस्तु है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, तो अगर आप इस वस्तु को डुबोते हैं तो होगा क्या कि भाई जो लिक्विड है वो सारी तरफ से इस पर एक दाब लगाएगा, इस पर एक प्रेशर लगाएगा, ऐसे ऐसे प्रेशर लगाएगा, ऐसे 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 ऐसे। तो अगर ये 2 पास्कल है ना, तो ये भी 2 पास्कल होगा, ये भी 2 पास्कल होगा, और ये भी 2 पास्कल होगा। यानी कि हर जगह से प्रेशर बराबर लगेगा। इसका मतलब है कि प्रेशर जो है वो हर एक डायरेक्शन से सेम लगाया जाता है किसी भी द्रव के द्वारा, किसी भी लिक्विड के द्वारा। तो द्रव का दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है। क्लियर है? तो रेल की पटरी के नीचे, अरे भैया रेल की पटरी के नीचे ले महाराज, वो ठोस का प्रेशर है यार, वो सॉलिड का प्रेशर है। रेल पानी थोड़ी है भाई, रेल ठोस है। सॉलिड का प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पर, लेकिन लिक्विड का नहीं करता है। जिस चीज को समझा रहा हूं उसी में गड़बड़ कर रहे हो यार। चलो, तो ये मुझे समझ में आ गया पास्कल का नियम। अब देखिए, पास्कल के नियम पर आधारित कौन कौन से उपकरण हैं। तो पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं जितने भी लिक्विड ऑपरेटेड उपकरण होते हैं, जैसे कि द्रव चलित ब्रेक हो गया या द्रव चलित लिफ्ट हो गई। देखो कैसे काम करते हैं, आप कहोगे इनमें पास्कल के नियम का क्या काम है। देखो, द्रव चलित लिक्विड क्या होते हैं, जैसे कई बार आप कार वगैरह अपनी धुलवाने गए हो, तो कार को कहीं खड़ा किया जाता है और वो ऊपर से उठ जाती है। किसकी मदद से उठ जाती है? देखो, एक ना ये सिस्टम होता है पूरा जिसमें भरा होता है लिक्विड। अब तुम इतना समझो कि इस पर ऊपर की तरफ प्रेशर लगता है यहां से, भाई तभी तो ये ऊपर उठेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर। तो जब पास्कल साहब ने कहा कि भैया लिफ्ट बना लो और लिफ्ट में भर लो लिक्विड, लोगों ने कहा यार लिक्विड ने कहीं गड़बड़ कर दी, यहाँ कम प्रेशर लगाया, यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगा दिया, मतलब तुमने यहाँ से दबाया, लिक्विड आया, और इसने यहाँ कम प्रेशर लगा दिया, यहाँ ज़्यादा, कार तो पलट जाएगी। तो लोगों ने कहा, पास्कल साहब ने कहा ऐसा नहीं होता भैया, जो लिक्विड है ना, इसकी यही तो खास बात है, ये सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, सेम प्रेशर अप्लाई करेगा हर जगह। तो आप आंख बंद करके भरोसा कर लो, ये सेम प्रेशर लगाएगा। और ऐसे ही हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं, जिनको आप कहते हो, हमारी बाइक में तो डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक। तो डिस्क ब्रेक को क्या चाहिए कि वो हर जगह से समान रूप से लगे। अगर समान रूप से नहीं लगेगा तो बाइक ऐसे ऐसे नहीं कर जाएगी, कहीं कम कहीं ज़्यादा। तो हम आंख बंद करके लिक्विड पे भरोसा कर सकते हैं कि वो हर पॉइंट पर सेम प्रेशर लगाएगा, हर बिंदु पर समान दाब लगाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई। हालांकि आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि बताइए द्रव चलित ब्रेक या द्रव चलित लिफ्ट किस पर कार्य करती हैं, हाइड्रोलिक जितने भी इक्विपमेंट होते हैं किस पर कार्य करते हैं, तो आप कहोगे भैया पास्कल के नियम पर। और हाइड्रोलिक में यही नहीं है केवल, आज हाइड्रोलिक का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल है। आप पहले कभी देखते हो तो ट्रैक्टर का स्टीयरिंग ऐसे घुमाते रहो, पुराने जो ट्रैक्टर थे तब जाके बड़ी मुश्किल से मुड़ता था, लेकिन अब तो 1 मिनट में ऐसे मुड़ जाता है। वो सब हाइड्रोलिक का कमाल है। आजकल तो इवन लिफ्टों में भी, ये तो कार धुलने वाली लिफ्ट है, जो मॉल में लिफ्ट लगी होती है उनमें भी हाइड्रोलिक लगा होता है, और वो इतना गजब का है भाई, अलग ही बात है उसकी।
तो हाइड्रोलिक का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल आजकल हो गया है। ठीक है, चलो एक कंसेप्ट खत्म हो गया, पास्कल का नियम। अब देखो एक बहुत शानदार कंसेप्ट आता है उत्प्लावन बल यानी कि बायोंसी फोर्स। देखो दोस्त, बायोंसी फोर्स क्या होता है आप कभी महसूस किए हों, अगर आप एक बर्तन को, जैसे मग्गा ले लो, जग मान लो सिंपल प्लास्टिक वाला, जब आप उसे पानी में डुबोते हैं सीधी साइड से और पानी में ले जाके छोड़ते हो तो एकदम पानी उसे बाहर फेंक के मारता है। अभी आपने देखा है ये चीज़? या आपने कभी किसी चीज़ को डुबाया हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे लिक्विड ने वापस से उसको ऊपर की तरफ एक उछाल मारी हो। भाई बिल्कुल, मारे भी क्यों ना। आप अगर किसी चीज़ पर नीचे आप किसी चीज़ को नीचे बल लगा रहे हो, आप किसी चीज़ पर नीचे फोर्स लगा रहे हो, तो वो क्या है? एक एक्शन है, क्रिया है। तो लिक्विड बदले में प्रतिक्रिया भी तो देगा, रिएक्शन भी तो देगा। अच्छा, आप क्या लगा रहे हो भाई? आप कौन सा बल लगाते हो? मान लो आपने किसी चीज़ को छोड़ दिया, तो वो वस्तु कौन सा बल लगा रही है? अपने भार लगा रही है, उसका वजन नीचे की तरफ है। भाई उसका वजन ही तो उसे नीचे ले जा रहा है। तो वजन जब नीचे काम करता है तो उसकी रिएक्शन में, उसकी प्रतिक्रिया में लिक्विड के द्वारा एक बल ऊपर की तरफ काम करता है, जिसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल, बायोंसी फोर्स। और बायोंसी फोर्स किसने दिया था? ये आर्किमिडीज साहब ने दिया था। ठीक है, अब देखो बायोंसी फोर्स का कमाल देखना। अच्छा, मुझे हर चीज़ से परे, बायोंसी फोर्स वगैरह हर चीज़ से परे, एक बात सिंपल सी बताइए कि किसी भी चीज़ का डूबना या तैरना मेजरली किस चीज़ पर निर्भर करता है? ज़्यादा बायोंसी बायोंसी फोर्स का नाम ना लेना, सोचना कि किस चीज़ पर निर्भर करता है किसी वस्तु का डूबना या तैरना। बिल्कुल अपने शब्दों में बताइए, कोई टेक्निकल शब्द नहीं। मैं आपसे कोई विज्ञान की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बिल्कुल सिंपल बात पूछ रहा हूँ कि किसी चीज़ का डूबना या तैरना बेसिकली किस पर निर्भर करता है? हाँ, आप कहोगे भाई उसके भार पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर निर्भर करता है, और आप कहना चाह रहे हो कि भार का मतलब होता है उसका वजन। भाई सिंपल सी बात है, मैं अगर आपसे ये कहूँ कि मान लो कौन से लिक्विड में डुबाना या तैराना चाह रहे हो, मैंने कहा पानी में, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जो वस्तु पानी से हल्की होगी वो तो उस पर तैरेगी, और जो उससे भारी होगी वो उसमें डूब जाएगी। अगर तुम कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न ना करो, अगर कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ना डालो, बस उस वस्तु को ऐसे ही उठा के छोड़ दो, जैसे इंसान को भी अगर मैं उठा के छोड़ूं तो इंसान नीचे डूब जाएगा, क्योंकि इंसान पानी से भारी है। अगर मैं लोहे को बस ऐसे ही छोड़ दूं, मतलब इंसान हाथ पैर मार के तैरे ना, कोई कोशिश नहीं करनी है, नेचुरली प्राकृतिक रूप से। अगर मैं लोहे को छोड़ूंगा लोहा डूब जाएगा, लकड़ी को छोड़ूंगा लकड़ी तैर जाएगी, प्लास्टिक को छोड़ूंगा प्लास्टिक तैर जाएगी। तो प्राइमरीली, मुख्य रूप से किसी भी चीज़ का डूबना या तैरना निर्भर करता है भाई उसके वजन पर, यानी वजन का मतलब उसके घनत्व पर, उसके भारीपन पर, डेंसिटी पर। बेसिकली हम अगर टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो डेंसिटी, कि भाई घनत्व है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है? भाई एरिया पे कैसे डिपेंड करता है प्रियांशु, बताओ। चलो अगर एरिया पे डिपेंड करता है तो एक काम करो कि प्लास्टिक है मेरे पास, एक मैंने छोटे एरिया की प्लास्टिक ले ली, एक मैंने बड़े एरिया की प्लास्टिक ले ली, क्या ऐसा होगा कि छोटे एरिया की प्लास्टिक डूब जाएगी और बड़े एरिया की प्लास्टिक तैर जाएगी? बताओ, बगैर कोई एफर्ट डाले, बगैर कोई प्रयास किए, तो ऐसा नहीं होगा ना। मैं कह रहा हूँ मुख्य रूप से पहला कारण क्या है किसी चीज को डुबाने या तैराने का? तो पहला कारण है घनत्व, यानी कि डेंसिटी। तो अब तक अगर मैं लोहे के मामले में बात करूं, आयरन के मामले में बात करूं, तो ये क्लियर निकल के आता है कि अगर आप लोहे को छोड़ दोगे तो वो भाई डूबेगा ही डूबेगा। इसीलिए आपने देखा होगा लोहे की जो कील है वो डूब जाती है। आयरन की जो नेल है, अगर आप किसी ग्लास में लोहे की कील डालोगे तो वो डूब जाएगी। ठीक है, चलो यहां तक भी नॉर्मल सी चीज है कि भाई लोहे की कील डूबेगी क्योंकि लोहा ज्यादा भारी है। लेकिन दिक्कत यहां है कि यार लोहे की कील तो चलो डूब गई, लेकिन उसी लोहे का बना हुआ जहाज कैसे तैरता है? यहां समस्या है। उसी लोहे का बना हुआ जहाज तैर कैसे गया? भाई ये तो और ज्यादा भारी है, इसके तो तैरने के चांसेस और कम हो जाने चाहिए थे। यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। अब आ जाओ मेरी बात पे। देखिए, ये 100% तय था कि अगर लोहा है तो पानी में डूबना चाहिए, लेकिन मुझे तो तैराना है। अब अगर मुझे किसी ऐसी चीज को तैराना हो जो लोहे से भी, जो पानी से भी ज्यादा भारी हो और पानी में तैराना है, तो मैं दूसरी चीज की मदद लेता हूं, और वो है उत्प्लावन बल, वो है बायोंसी फोर्स। अब मैं बायोंसी फोर्स की मदद लेता हूं। पहली चीज समझ लेना कि कोई भी अगर पानी से भारी चीज जिसे डूबना चाहिए था बट वो तैर रही है, तो आप बायोंसी फोर्स के साथ खेल रहे हो, आप उत्प्लावन बल के साथ खेल रहे हो। और यही विज्ञान है, यही भौतिक विज्ञान है, यही फिजिक्स की खूबसूरती है कि वो सामान्यतः नियमों को भी पलट देती है कुछ अच्छा करके। अब सुनो कैसे होता है। देखिए, लोहे का जहाज कैसे तैरता है जिसे डूबना चाहिए था? देखो भाई, आपने देखा होगा कि जहाजों की या नाव की एक विशेष आकृति बनाई जाती है। इनको पतला और लंबा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है पतला और लंबा? सुनिए, देखो जैसे ही ये पानी में डूबते हैं, जैसे ये मान लो पानी में डूबा, तो क्या करेगा कि पानी को हटाएगा, और जब ये स्टेबल हो जाएगा तो यही पानी वापस से आकर अपनी जगह मांगेगा। यानी कि यही पानी वापस से आकर अपनी जगह मांगेगा, और जगह मांगने का मतलब है कि ये इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, आगे पीछे हर जगह से, जो कि उत्प्लावन बल होगा, जो कि बायोंसी फोर्स होगा। ये नीचे डूबेगा, पानी हटेगा, बट पानी फिर इसको उछाल देगा ऊपर की तरफ। दैट इज द बायोंसी फोर्स, दैट इज द उत्प्लावन बल। अब सुनिए,
मान के चलिए ये लोहे के जहाज का जो भार है, जो वजन है, वो है 500 न्यूटन। ठीक है, ये 500 न्यूटन का जहाज है। मैंने नीचे से जो उत्प्लावन बल लगाया टोटल, ये हो गया 550 न्यूटन। अगर, अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है, यानी इसको ऊपर ले जाने वाला बल ज्यादा है, तो फिर ये ऊपर उठा रहेगा। भाई अगर तुम जहाज को तैराना ही चाहते हो, तो जितना जहाज का वजन है, तुम्हें उससे ज्यादा ही उत्प्लावन बल लगाना पड़ेगा, तुम्हें उससे ज्यादा ही बायोंसी फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप किसी चीज को तैराना चाहते हैं, तो तैरने वाला बल कौन होता है? नीचे से लगने वाला बल, वो उसके वजन से, उसके भार से बराबर होना चाहिए। अब इस वजन को, इस फोर्स को देखो, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वजन को थोड़ा ना कंट्रोल कर सकते हो। भाई मान लो एक प्राइवेट जहाज है, अब उस पर तुम कुछ सामान लेकर जाना चाहते हो, तो तुम ये थोड़ी मना कर दो कि यार इतना सामान नहीं लेकर जाएंगे। भाई सामान ले जा रहे हो, उसी बात के तो पैसे हैं। या मान लो इंडियन नेवी के जहाज हैं, शिप हैं, और मैं थोड़ी मना कर दूं कि टैंकर नहीं ला देंगे। अरे भाई वो तो बने ही उस लिए हैं, तुम्हें ये कंट्रोल नहीं करना है। तुम तो ये पूछोगे भाई कितना वजन है, तुम्हें बताया गया जी 500 न्यूटन का वजन है। तो तुम क्या करोगे, जब जहाज मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होगे, जब जहाज वो बना रहे होगे, तुम्हें पता है कि हमेशा 500 न्यूटन लेकर जाएगा, मैक्सिमम 500 न्यूटन लेकर जाएगा, तो तुम उसकी आकृति, उसका आकार ऐसा बनाओगे कि वो 500 न्यूटन से ज्यादा पानी को हटाए और वही पानी वापस से आके उसे ऊपर धक्का दे दे। तो ये जो नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाला बल है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसी को उत्प्लावन बल कह सकते हैं। और इसका मतलब यही हटाए गए पानी का भार भी होता है, तो इसको हम ज्यादा कर देते हैं, तो उत्प्लावन बल इसके भार से ज्यादा हो जाता है। या आप ये कहिए कि हटाए गए पानी का भार जो है वो इसके भार से ज्यादा हो जाता है, इसलिए पानी में जहाज जो है वो तैर जाता है। तो मोटा मोटी ये है कि भैया किसी चीज को तैराना है ना, तो उसका वजन पूछ लो, और नीचे से लगने वाला जो बल है, उस वस्तु की आकृति ऐसी बना दो कि वो बल ही ज्यादा लगे। बोलो क्लियर है? सभी एक बार फटाफट से थम्स अप करोगे? हाँ जी भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि बायंसी फोर्स क्या होता है और इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। इसके एप्लीकेशन है कि भैया क्यों तो लोहे का जहाज तैर जाता है और वही लोहे की कील क्यों डूब जाती है। तो इसमें तो क्यों वाली कोई बात नहीं है, ये तो नेचुरल है, ये तो प्राकृतिक है। क्यों वाली बात है जहाज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आज तो हमने बहुत सारा पढ़ लिया है ना, पूरे प्रेशर में सॉलिड का प्रेशर पढ़ लिया, लिक्विड के प्रेशर पढ़ लिया, डेंसिटी पढ़ लिया, और पास्कल का लॉ पढ़ लिया, बायोंसी फोर्स पढ़ लिया। आज तो अच्छा खासा कवर हो गया है। सिलेबस सैटरडे तक खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। थ्योरी पार्ट आपका सैटरडे तक खत्म हो जाएगा, शनिवार तक आपका पार्ट जो है खत्म हो जाएगा। इस हिसाब से हम आराम आराम से चलेंगे, तब भी शनिवार तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है मेजर पार्ट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बचा क्या है, केवल थोड़ा सा प्रेशर बचा हुआ है, साउंड वेव और हीट, 3 चैप्टर बचे हुए हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है। चलिए साथी, कल हमने शुरू किया था प्रेशर चैप्टर को, और प्रेशर चैप्टर में मैंने आपसे कहा था कि प्रेशर की जो डेफिनेशन है या जो फॉर्मूला है वो अलग अलग होती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए। तो सॉलिड्स के लिए हमने पढ़ा है P बराबर F/A, जिसे हम पहले से पढ़ते आते हैं जन्म जन्मांतर से। लेकिन लिक्विड के लिए शायद आपने नया सूत्र सीखा होगा, जिसका नाम है ρg(d) कह लो या ρg(h) कह लो। अभी हम लिक्विड के प्रेशर में ही हैं, फिर उसके बाद हम गैस का प्रेशर पढ़ेंगे, बट उससे पहले कुछ लिक्विड के प्रेशर में और चीजें हमें पढ़नी है। तो शुरू कर दिया जाए फटाफट से। एक बार भर दो कमेंट सेक्शन को यस की गूंज से, ताकि हाँ ये दिख जाए सभी को कि भाई ये जो लाडले वाले शेर है ना, ये ग्रुप डी वाले शेर हैं, एकदम तबाही मचाने वाले। भर दो एक बार कमेंट सेक्शन को यस की गूंज से कि हाँ जी हाँ, चला जाए आगे। तो एक बहुत बेहतरीन सा मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। देखिए कई बार आपने सुना होगा कि जो सर्दियों में है ना, नलों के पाइप फट जाते हैं। ये ठीक है, हम याद तो कर लेते हैं, लेकिन इसका हमें ना कारण पता नहीं चल पाता है, इसका कारण क्या है। उसके अलावा हम कई बार ये भी पढ़ते हैं कि पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, लेकिन इसका भी कारण हमें नहीं पता लग पाता है। क्या सभी वस्तुओं का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है? डेंसिटी नहीं। फिर पानी की ही क्यों होती है भाई? ऐसा क्या है पानी के साथ में? आओ, इससे ना बहुत सारे सवाल बनते हैं। देखो दोस्तों, दुनिया की सारी चीजें, आप मुझे बताइए कि अगर मैं किसी चीज को गर्म कर रहा हूं, जैसे प्लास्टिक है, सामान्यतः गर्म करने पर चीजें क्या होती हैं? वो फैलेंगी या सिकुड़ेंगी? बताइए। अगर किसी चीज को आप गर्म करोगे तो गर्म करने पर चीजें फैलती हैं या सिकुड़ती हैं? बताइए, क्या कहोगे आप? भाई एग्जाम डेट का पता आप 2-4 दिनों में ही लग पाएगा। मेरे हिसाब से तो मोस्ट प्रोबेबली शायद आपका 17 तारीख को शायद एग्जाम ना हो, बट हमें तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। मैंने आपको रात भी एक सजेशन दी थी कि देखिए अगर अब 17 नवंबर को एग्जाम नहीं होता तो अगला स्टेप आपको क्या लेना चाहिए। देखो थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो जाएगी अभी जल्दी 2-4 दिनों में ही। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस लगाते रहना है और मॉक टेस्ट लगाते रहना है। प्रैक्टिस चलती रहेगी मोस्ट प्रोबेबली, वो अंकित भाटी सर बताएंगे आपको। तो हमें प्रैक्टिस तो जारी रखनी ही रखनी है और मॉक टेस्ट लगाते ही रहना है। उसके अलावा थ्योरी को अपने लेवल पे रिवाइज करते रहना है। ठीक है, 3 चीज़ें हमें करते रहना है। उसके साथ ही आप सभी को अगर हो सके, अगर आपके पास समय मिल जाए, तो किसी और एग्जाम की भी तैयारी आप कर सकते हो। किसी और एग्जाम की तैयारी आप साथ में करते हुए चलो। अभी पहले एक बार डिसीजन आ जाने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे हमें चलना रहेगा। हाँ जी, तो गर्म करने पर चीज़ें जो है वो फैलती हैं, गर्म करने पर उनका आकार बढ़ता है।
अब आकार का मतलब क्या होता है भाई, आयतन भी बढ़ता है। अरे सिकुड़ेंगी कैसे यार, अगर किसी चीज़ को गर्म करोगे, प्लास्टिक है, गर्म करोगे तो वो फैलेगी, सिकुड़ेगी नहीं। जैसे शहद है, शहद को गर्म करोगे तो वो क्या होगा, फैलेगा। फैलने का मतलब क्या होता है कि वो ज़्यादा जगह घेरेगा, और ज़्यादा जगह घेरने का मतलब वो आयतन भी ज़्यादा घेर रहा है, यानी उसका आयतन बढ़ रहा है। जब कोई चीज़ ज़्यादा एरिया कवर करे, ज़्यादा जगह घेरे, फैले, तो ये समझिए उसका आयतन जो है वो बढ़ रहा है। तो सामान्यतः चीज़ों को गर्म करने पर उनका जो आयतन होता है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो फैलती हैं। यहाँ लिख लें हैं कि भाई फैलने से क्या होता है कि वॉल्यूम जो है वो बढ़ता है। अच्छा मुझे बताइए, अगर उसका आयतन बढ़ेगा तो उसके घनत्व पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके घनेपन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई आयतन बढ़ेगा तो उसका घनापन कम होगा। अगर कोई चीज़ फैलती चली जा रही है तो उसका घनापन कम होता चला जाएगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है? ये कब होता है? ये होता है जब चीज़ें गर्म करने पर फैलती हैं, जब चीज़ों को हीट करने पर वो एक्सपेंड होती हैं, एक्सपेंशन होता है। ठीक? अब अगर मैं यहाँ वाटर को लेता हूँ, वाटर को लेता हूँ, जल को लेता हूँ, तो ध्यान देना, जल ऐसा व्यवहार नहीं दिखाता है, जल ऐसा बिहेवियर प्रदर्शित नहीं करता है। जल 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक दुनिया का उल्टा व्यवहार प्रदर्शित करता है। कहाँ तक? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। देखो, अगर आप जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करोगे, अगर आप इसको हीट करोगे तो ये दुनिया का उल्टा व्यवहार प्रदर्शित करेगा, यानी कि ये सिकुड़ेगा। ठीक है? ये क्या होगा? सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। और जब पानी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सिकुड़ने पर इसका आयतन क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? आप कहोगे वॉल्यूम तो घटेगा। और घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी? तो आप कहोगे भैया जी जो डेंसिटी है वो हो जाएगी बढ़, डेंसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है? कहाँ तक? 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और 4 के बाद नॉर्मल वर्क करेगा। 4 के बाद जैसे दुनिया की सारी चीजें गर्म करने पर फैलती हैं, ये भी फैलेगा। 0 के बाद जैसे दुनिया की सारी चीजें ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं, ये भी सिकुड़ेगा। यानी कि 4, देखो 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप जाओगे तो ये क्या होगा, ये जो है गर्म करने पर सिकुड़ेगा। सिकुड़ने का मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ेगी। तो 0 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर ज़्यादा है, 2 पर ज़्यादा है, 3 पर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ होगी, इसकी 4 पर होगी, है ना? और 4 के बाद तो फिर ये फैलना शुरू हो जाएगा, यानी डेंसिटी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो देखो यहाँ सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, इसके बाद भी डेंसिटी कम होगी, और इसके बाद तो डेंसिटी कम हो ही रही है भाई, 4 से तो कम ही होगी। तो ये बात आपको समझ आ गई कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसलिए मैक्सिमम होती है वाटर की डेंसिटी। अच्छा दूसरी चीज, अब एक सवाल आता है कि बताइए सर्दियों में नलों के पाइप फट जाते हैं, भैया क्यों फट जाते हैं? देखिए, मान लो किसी दिन टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, बट रात को सर्दी में ये टेम्परेचर मान लो 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। देखो जब ये 10 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा होगा तो कोई समस्या नहीं है। 10 से 4 तक तो पानी ठंडा होने पे सिकुड़ेगा, यानी कि आकार कम होगा, उसका साइज कम होगा, उसका आयतन कम होगा। लेकिन 4 के बाद में ठंडा होने पर ये उल्टा व्यवहार प्रदर्शित करने लगेगा। कहाँ तक? 0 तक, यहाँ तक ये उल्टा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। मान लो सर्दी पड़ी 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अब 4 से 2 तक ठंडा होने पर ये फैलना शुरू कर देगा। और अगर ये फैलेगा, अगर ये एक्सपेंड होगा, तो एक्सपेंड होने पर क्या करेगा, ये पाइप को फाड़ देगा। क्योंकि भाई पाइप थोड़ी ना एक्सपेंड हो सकती है, पाइप कोई प्लास्टिक की थोड़ी है जो लचीली थोड़ी है, रबड़ की थोड़ी है। भाई पाइप तो लोहे की है, प्लास्टिक की है, तो ये पाइप को फाड़ देगा। तो जरा बताइए कि हाँ जी मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है और सर्दियों में नलों के पाइप जो है वो फट जाते हैं। फटाफट से थम्स अप करो, हाँ जी क्लियर है। फिर मैं आपको एक बहुत बेहतरीन घटना बताऊंगा। ठीक है? अब ऐसे विचित्र विचित्र सवालों को लेकर काहे परेशान होते हो यार कि गागर में सागर आएगा या नहीं आएगा, फिर पूछोगे कि ग्रुप डी में सम्मान समारोह करवाओगे कि नहीं करवाओगे। अरे भाई जो चीज़ें सबके लिए होती हैं वो आपके लिए होंगी यार, क्यों नहीं होंगी? काहे को एक सवाल को पूछ पूछ के परेशान हो रहे हो भाई? पढ़ लो दोस्त, पढ़ लो। तुमने एक अक्षर नहीं पढ़ा तब से वेद प्रकाश भाई, बस इसी को कमेंट को छापे छापे जा रहे हो। समझदारी दिखाओ यार, थोड़ी सी सुबह सुबह समझदारी दिखाओ भाई। क्यों नहीं आएगी गागर में सागर यार, हद कर रहे हो। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा ही चीज़ें दी गई हैं। हाँ दे कॉपी पेस्ट, दे कॉपी पेस्ट। क्या बिल्कुल मतलब गागर में सागर ऐसी चीज़ आएगी क्या उसके अंदर ज्वाइनिंग लेटर छिपा होगा कि ये ले भैया तेरा ज्वाइनिंग लेटर हो गया? भाई गागर में सागर भी तो उसी के लिए यूज़फुल होगी कि जिन्होंने अच्छे से सारी थ्योरी और क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। देखिए हम आप ऐसी उम्मीद ना करें कि किसी भी मैराथन से केवल पेपर निकल जाएगा, कि आप रेगुलर क्लास में बिल्कुल ना पढ़ें और मैराथन से ये उम्मीद करें कि मास्टर जी हाँ रेगुलर पूरे पेपर छपवा देंगे। केवल वहाँ वो चीज़ें करवाई जा सकती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन केवल ऐसा नहीं है कि केवल आप इंपॉर्टेंट पढ़ जाओ उससे पेपर निकाल लोगे, नहीं। भाई केवल इंपॉर्टेंट पढ़ जाओ ठीक है, आपका स्कोर थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें कैसे करोगे? जो घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें कैसे करोगे? उन्हें तो आप रेगुलर में ही करोगे ना। चलो अब देखो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ दोस्त, कि ये मेरे हाथ में मेरे चश्मे का कपड़ा है। अभी ये कपड़ा मैंने क्या किया कि इस पर दोनों साइड से फोर्स लगाना शुरू कर दिया और इसको ना ऐसे खींच दिया।
मैंने ऐसे करके खींच रखा है। अब अगर मैं इसमें अपना फ़ोन रखूँगा, अभी हरीश भैया हैं नहीं, नहीं तो मैं करके दिखाता। अब मैं इसमें अपना फ़ोन रख दूँ तो ये फ़ोन को सँभाल लेगा, बट अगर मैं इसको ढीला छोड़ दूँ और मैं फिर इसमें फ़ोन रखूँ तो ये नीचे की तरफ गड़ जाएगा, शायद फ़ोन को नहीं सँभाल पाएगा। बोलो यस और नो? यानी कि मैं इतना समझ गया कि भाई जो खिंची हुई चीज़ें होती हैं ना, वो किसी वज़न को सँभाल सकती हैं और जो हल्की चीज़ें होती हैं, वो वज़न को नहीं सँभाल सकती हैं। ठीक है, इतना मुझे समझ आ गया। तो साथियों, जैसे हमने देखा कि कपड़ा शुरुआत में खिंचा हुआ था, वैसे ही नेचुरली प्राकृतिक रूप से किसी भी द्रव की ऊपरी सतह जो होती है, किसी भी सरफेस की किसी भी लिक्विड की जो ऊपरी सतह होती है ना, ये भी ऐसे ही हल्की सी खिंची हुई होती है। इस बात को महसूस करिए, फ़ील करिए। कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए कहीं ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो उसका जो सबसे ऊपर की सतह है, जो मुक्त सतह है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, वो हल्की सी ऐसे खिंची हुई होती है। जिसके कारण अगर उस पर कोई बहुत हल्का-फुल्का कीट-पतंग आके बैठे, मच्छर-वच्छर आके बैठे, तो वो उसके वज़न को सँभाल सकता है। अब यहाँ ये क्वेश्चन ना उठा देना कि भैया, क्या वो लिक्विड हमारे वज़न को भी सँभाल सकता है? अरे भाई, मैं इस कपड़े को खींच के रखूँ, मान लो खूब खींच के रखूँ और हाथी इसमें पैर आके रख दे, तो क्या हाथी के पैर को सँभाल लेगा यार ये? अरे नहीं भाई, ये एक थोड़े बहुत वज़न को सँभाल सकता है। और कितने को? जैसे कि भई मच्छर का वज़न हो गया, जैसे कि किसी कीड़े का वज़न हो गया। इसीलिए कूलर के पानी में जो है कीड़े बैठ जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है? तो भैया ये आपके घर का कूलर है और यहाँ पर कौन जमा हो गए हैं? मच्छर जमा हो गए हैं। अब आपके पिताजी ने आपसे कहा कि अरे भैया ज़रा यार, कूलर के पानी में तो बड़े मच्छर हो गए यार, उसमें मिट्टी का तेल डाल दे। हम डालते हैं ना कूलर में मिट्टी का तेल, सलाह भी दी जाती है हमें सरकार की तरफ से। अब तुम मिट्टी का तेल लेने के जा रहे हो, इतने में ही एक मच्छर और मछली जी की प्रेम कहानी चल रही है। लेकिन प्रेम कहानी में दिक्कत आ गई है थोड़ी-सी। क्या दिक्कत आ गई है? ये मछली जी हैं और मच्छर जी ने शादी से पहले तो इनसे बड़े-बड़े वादे किए थे कि भई मैं तुम्हें चाँद-तारों की सैर कराऊँगा, यहाँ घुमाऊँगा, वहाँ घुमाऊँगा, लेकिन वो आजकल इन्हें घुमा नहीं रहे। अब यार चाँद-तारों की सैर कराने से थोड़ी ना घर चलते हैं भई। मच्छर जी को तो काम भी है। मछली जी चलो मान लो हाउसवाइफ़ हैं, इसलिए वो ज़्यादा उम्मीद रखती हैं मच्छर जी से कि उनको समय दें। लेकिन भाई मच्छर जी को भी तो बताया कि यार ऐसे थोड़ी ना घर चलेगा हर दिन घूमने-घूमने से, भाई कमाना पड़ता है। खून चूस के लाना पड़ता है लोगों का पेट भरने के लिए, है ना? तो भाई मच्छर जी यहाँ आके जैसे ही बैठे, मछली जी ने अपनी शिकायत शुरू करी, "कहें जी तुम तो हम तो बहुत वादे करे के रहे पहले, अब तो तुम हमें कहीं भी कहाँ भी हल्ले घुमाने ले ही ना गए। अब तो बहुत कहे भई ये पिक्चर दिखाऊँगा, वो पिक्चर दिखाऊँगा, अब तो कुछ नहीं दिखाई।" मच्छर जी बोले, "जल्दी झूला झंडा उठा के यहाँ से दौड़ ले, वहाँ से आ रहा है वो मालिक का बेटा, इसमें डाल देगा अभी केरोसिन, सब बर्बाद हो जाएगा।" इतने में भाई मान लो तुमने केरोसिन डाल दिया। अब केरोसिन डालने से क्या होती है, वो सरफेस टेंशन खत्म हो जाती है। जैसे मैंने कपड़े को ढीला करके दिखाया था ना, तो लिक्विड भी ऐसे ही ढीला हो जाता है और ढीला होने से फिर इनके वजन को ये नहीं संभाल पाएगा और डंग 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 डंग, काम खत्म, कहानी समाप्त। तो बड़ा दुखद कहानी का अंत होता है ऐसे। तो हम कहते हैं कि भाई केरोसिन डालने से जो सरफेस की टेंशन है ना, यानी पृष्ठ का जो खिंचाव है, वो ढीला पड़ जाता है और फिर मच्छर नहीं टिक पाता है। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन को टी से दिखाते हैं और मैं कहता हूँ कि भाई सरफेस टेंशन का मतलब होता है कि इस पर जो भी फोर्स लग रहा है, वट एवर द फोर्स जो इस पर लग रहा है, लिक्विड की सतह पर ये फोर्स लगा हुआ है, ये बल लगा हुआ है, इसकी एक नियत लंबाई पर, इसकी एक नियत लेंथ पर, एक नियत लंबाई पर जो बल लग रहा है, इस लंबाई पर जो फोर्स लगा हुआ है, इन दोनों का रेशियो ही, फोर्स और लंबाई का रेशियो ही सरफेस टेंशन कहलाता है। तो जरा बताएंगे, हाँ जी समझ में आ गया कि जी मुझे बात समझ में आ गई है कि सरफेस टेंशन जो है, पृष्ठ तनाव का अर्थ क्या है? पृष्ठ तनाव का अर्थ है कि किसी द्रव की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, एक पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया? अच्छा, अब पहले इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें देख लो कि भैया इसकी यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा। तो यूनिट बड़े आराम से आप इसकी निकाल लोगे, न्यूटन पर मीटर। इसकी कोई ऐसा यूनिट नहीं होती है, सीधा सीधा आप कहोगे कि भैया जी यूनिट है न्यूटन पर मीटर। उसके अलावा ये कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं कि भाई ये कैसी राशि है और क्या इसका फॉर्मूला है, क्या इसका मात्रक है। अब देखो कुछ सरफेस टेंशन के बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हैं। क्या? पहला उदाहरण है कि केरोसिन डालने से पानी में मच्छर नहीं बैठ पाते हैं, सही बात है। दूसरा, डिटर्जेंट मिला हुआ जल कपड़ों की अधिक सफाई करता है। देखो कई बार जब पानी खारा होता है ना, सलाइन वाटर होता है, अगर किसी के घर में नल में खारा पानी आता हो तो वो समझ जाएंगे। हमारे यहाँ भी एक नल था, उसमें खारा पानी आया करता था और मैं देखता था कि साबुन जो है ना, उस पानी के साथ झाग ही नहीं बनाता था। साबुन सॉल्टी वाटर के साथ झाग नहीं बना सकता है। उसके लिए किसको इस्तेमाल में लेना पड़ता है? उसके लिए इस्तेमाल में लेना पड़ता है सर्फ को, डिटर्जेंट को, जो पाउडर आता है। अब वो पाउडर क्या करता है? देखो समस्या आती है सारी सरफेस टेंशन की। सॉल्टी वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, तो खिंचाव की वजह से वो कपड़ों में अंदर नहीं धस पाता है। भाई सर्फ या साबुन सफाई कैसे करता है? ये कपड़ों के जो धागे होते हैं उनके अंदर तक जाता है और मैल को बाहर खींच के ले आता है। मैल इससे चिपक जाता है और ये मैल को बाहर खींच लाता है, गंदगी को बाहर खींच लाता है। लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से उससे चिपक ही नहीं पाता है, इसका खिंचाव ही इतना रहता है।
तो सर्फ क्या करता है, इस पानी के सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, सॉल्टी वाटर के सरफेस टेंशन को, पृष्ठ तनाव को तोड़ देता है, और तोड़ते ही फिर वो नॉर्मल वाटर बन जाता है, नॉर्मल वाटर बन के वो गंदगी को चिपका लाता है। तो डिटर्जेंट मिलाने से जल जो है वो कपड़ों की अधिक सफाई करेगा। अच्छा, बारिश की बूंद का आकार कैसा होता है, गोल। आपने देखा होगा जब बारिश की बूंद गिरती है तो वो कैसा आकार लेती है, वो स्फेरिकल शेप लेती है, वो गोल आकार लेती है। भाई गोल आकार क्यों लेती है, देखो जब बारिश हो रही है ना, तो उस पानी पर ना खिंचाव लगा हुआ है, सरफेस टेंशन लगी हुई है हर डायरेक्शन से, और हर डायरेक्शन से खिंचाव लगा हुआ है तो क्या होगा, वो डेफिनेटली गोल आकार ले लेगी। तो ये सब सरफेस टेंशन के उदाहरण हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। करिए एक बार हम सबकी, ठीक है भैया, क्लियर है, एज इट इज पूछे जाएंगे सरफेस टेंशन के एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। आगे देखा जाए साथी। अब चलते हैं हम अगली घटना पर, और एक बहुत शानदार सी बात मैं आपको बताता हूँ। देखा सर, आज मेरा बर्थडे है, बहुत सारी भाई बर्थडे की आपको शुभकामनाएं। और मैं देख रहा हूँ कि आप तो जो है वो बिल्कुल हमारी एक रेगुलर स्टूडेंट है। अगर वाकई में आपकी आईडी जो है शिखा नाम से लड़की की है तो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लड़कियों की आईडी जो है वो लड़कों ने बना रखी है, लड़कियों के नाम पे आईडी। खैर जो भी हैं आप, लड़की चाहे लड़का, आपको बहुत बहुत सारी जन्मदिवस की शुभकामनाएं। और मैं तो ईश्वर से हमेशा एक ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जो है अपना अगला बर्थडे अपनी वर्दी में सेलिब्रेट कर रहे हों, अपनी सरकारी नौकरी के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हों, अपने उन सपनों को पूरा करने का सेलिब्रेट कर रहे हों जो आपने बहुत सारे देखे हुए हैं। चलिए भाई, तो अब हम चलते हैं, एक बहुत प्यारी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताइए कि जैसे मान लीजिए मैं एक टावल लेता हूँ, एक तौलिया लेता हूँ, ठीक है, ये तौलिया है, और इसका एक सिरा पानी में डुबो देता हूँ यहाँ। तो क्या आपने नहीं देखा कि अगर आप एक सिरे को पानी में डुबोते हो टावल के, तो ना केवल वो हिस्सा भीगता है जो पानी में डूबा हुआ है, बल्कि पानी जो है इसमें ऊपर भी चढ़ जाता है, इसमें जो है वो पानी ऊपर तक चला जाता है। बोलो यस और नो, कि अगर आप किसी तौलिया को पानी में डुबोते हो तो पानी जो है उसमें ऊपर तक भी चला जाता है। बोलो यस और नो। बिल्कुल। अच्छा चलो पानी छोड़िए, आप एक दिए में बत्ती को डालते हो तो दिए में नीचे से ऊपर की तरफ तेल चला जाता है, मोमबत्ती में बत्ती में नीचे से मोम ऊपर की तरफ चला जाता है। तो सवाल ये उठता है कि यार लिक्विड अपने आप तो ऊपर चढ़ते नहीं है। भाई अगर अपने आप ऊपर चढ़ाए होते तो इतना समस्या ही क्यों होती। लिक्विड ऊपर चढ़ाने के लिए हमें मोटर लगानी पड़ती है, पंप लगाने पड़ते हैं। फिर मैं क्यों मोटर और पंप लगाता, फिर तो सिंपल क्या करता कि बाहर पानी भर के रखता, उसमें एक पाइप डुबो देता, पानी जो है ऊपर चला जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा। लेकिन इसमें क्यों हो जाता है, देखिए इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें इसलिए होता है क्योंकि ये सब जो है ना, जैसे तौलिया के धागे, या आप मोमबत्ती के जो बत्ती है उसके धागों को देखो, या जो कॉटन डली हुई है दिए में, कॉटन में भी बारीक बारीक एक तरह से रेशे होते हैं, उसके धागों को देखो, तो वो बहुत बारीक बारीक ट्यूब की तरह काम करते हैं। बहुत, अब ट्यूब में और पाइप में क्या फर्क है, देखिए पाइप होती है बड़ी और ट्यूब होती है छोटी। आप छोटी छोटी चीजों को ना ट्यूब कहते हो, जैसे आप कहते हो टूथपेस्ट की ट्यूब। अब आप ऐसे तो नहीं कहते हो टूथपेस्ट की पाइप, पाइप का मतलब होता है चौड़ी बड़ी, और ट्यूब का मतलब होता है छोटी सी, बहुत छोटी। तो इतनी छोटी ट्यूब अगर लें हम, कि उसकी मोटाई 6 mm से कम हो, अब 6 mm बहुत इतना सा होता है, 6 mm ना के बराबर, बहुत थोड़ा सा। अगर इतनी पतली ट्यूब ले लें जिसकी मोटाई 6 mm से कम हो, तो उसमें यह होता ही है कि लिक्विड जो है ऊपर अपने आप चढ़ना शुरू हो जाता है। और ऐसी ट्यूब को हम कहते हैं केश नली, यानी कि वो नली जो बाल के बराबर मोटाई की है, बहुत पतली है, जिसकी रेडियस कह लो या मोटाई कह लो वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो केश के समान मोटाई की जो नली होती है उसे हम केश नली कहते हैं, और इसमें द्रव का ऊपर या नीचे उठने की घटना को हम कहते हैं केशिकात्व। अगर इसमें कोई भी लिक्विड अपने आप ऊपर या नीचे उठने लगे तो इसको हम कहते हैं केशिकात्व, यानी कि कैपिलरी। तो समझ गए कि किसी भी लिक्विड का ऊपर चढ़ना इस पर डिपेंड करता है, केशिकात्व कहलाता है, कैपिलरिटी कहलाता है। और ऐसा किसमें होता है, कैपिलरी ट्यूब में ऐसा होता है, केश नली में ऐसा होता है। तो करिए फटाफट से थम्स अप, हाँ जी क्लियर है। अब इसके मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण बता दिए हैं, ये सब आपको उम्मीद है समझ में आ जाएंगे। अगर हाँ तो फटाफट से थम्स अप करिए, और हम कह देंगे कि ये चैप्टर हमारे हिसाब से बिल्कुल ओवर हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है। ग्रुप डी के स्तर पे ये चैप्टर एंड हो गया है। अगर थम्स अप करेंगे तो फिर हम जो लोग एक अगले चैप्टर पे चलेंगे, बड़ा शानदार सा चैप्टर है, और जिसका नाम है साउंड, यानी कि ध्वनि। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। चलो अब देखो साथी, एक बहुत